अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्लाइकोसिसोम्स। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने पेरोक्सिसोम्स के बारे में स्टडी किया था। मुझे याद है मैंने सबसे पहली वीडियो के अंदर कहा था कि हमारा जो मेन फोकस होगा वो एनिमल सेल के ऊपर होने वाला है, तो ऑब्वियसली एनिमल ऑर्गेनल्स हम करने वाले हैं। लेकिन क्योंकि ग्लाइकोसिसोम्स भी जो हैं वो माइक्रोबॉडीज़ ही हैं, तो इन कंपैरिजन टू पेरोक्सिसोम जो है हम इनको भी थोड़ा बहुत स्टडी कर लेते हैं। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं ग्लाइकोसिसोम का। अगर हम इंट्रोडक्शन ले लें, मैंने कहा इन द कंपैरिजन ऑफ पेरोक्सिसोम्स हम इनको पढ़ने वाले हैं। तो ग्लाइकोसिसोम्स भी माइक्रोबॉडीज़ हैं जस्ट लाइक पेरोक्सिसोम्स, ठीक है। अब इनको डिस्कवर किसने किया था? एच बीवर्स और ब्रेडन बेक ने 1961 में। उन्होंने सेल की सेंट्रीफ्यूगेशन की थी, जिसमें हमें पता है एक प्रोसेस होता है सेल सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसमें सेल के जो है पार्टिकल्स को, ऑर्गेनल्स को अलग अलग किया जाता है, फ्रैक्शनाइज़ किया जाता है। तो उसने सेल ऑर्गेनल की फ्रैक्शनाइजेशन की थी, देन उसमें उनको मिले थे ग्लाइकोसिसोम्स, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि पेरोक्सिसोम्स हमने पढ़े, राइट। ग्लाइकोसिसोम्स जो हैं वो जस्ट एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म होते हैं पेरोक्सिसोम्स की। इनके पास भी वही सिंगल मेम्ब्रेन होती है, वही स्पेरिकल स्मॉल वेसिकल्स होते हैं, स्ट्रक्चर तकरीबन सेम होती है, ठीक है। और इसके अलावा लेकिन डिफरेंस क्या है, हम डिफरेंस के साथ ज़्यादा पढ़ेंगे कि पेरोक्सिसोम्स में जो एंजाइम्स मौजूद होते हैं उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा में भी एंजाइम्स ग्लाइकोसिसोम्स के पास मौजूद होते हैं, इसीलिए इनके फंक्शंस जो होते हैं वो पेरोक्सिसम से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। और जो इनके पास एंजाइम्स होते हैं वो फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म और ग्लूकोनियोजेनेसिस में काम करते हैं, राइट। फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, अब पेरोक्सिसोम के अंदर हमने पढ़ा था कि उनके जो एंजाइम्स होते हैं उनका जो काम होता है मेनली ब्रेक डाउन करना होता है लिपिड्स की, जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड होते हैं उनकी ब्रेक डाउन करना थ्रू बीटा ऑक्सीडेशन, राइट। लेकिन इनका क्या काम होता है? फैटी एसिड की मेटाबॉलिज्म करते हैं। अब उसमें बीटा ऑक्सीडेशन भी ये करते हैं, इसके अलावा ग्लाइकोसिलेट साइकिल भी परफॉर्म करते हैं, और फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म तो हो ही रही है साथ साथ। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस, यहाँ पे एक वर्ड यहाँ पे न्यू यूज़ हुआ है, उसका मतलब क्या होता है कि मेनली जो पहले हम बात कर लेते हैं ग्लाइकोसिसोम्स मौजूद कहाँ होते हैं, किन सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। ये मौजूद होते हैं यीस्ट में भी मौजूद होते हैं जस्ट लाइक न्यूरोस्पोरा, और इसके अलावा जो हायर प्लांट्स होते हैं उनके जो सीड्स होते हैं, जो जर्मिनेटिंग सीड्स होते हैं, जो ऑयल रिच हों यानी लिपिड रिच हों, उनमें लिपिड स्टोर हुए हुए हों हाई क्वांटिटी के अंदर, तो उन सीड्स के अंदर ग्लाइकोसिसोम्स की क्वांटिटी जो है वो हमें ज़्यादा मिलती है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि ग्लाइकोसिसोम्स का क्या काम होता है, जो स्टोर्ड लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, ठीक है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। कंपैरिजन के साथ अगर हमने देख लिया कि ये स्पेशलाइज्ड पेरोक्सिसोम्स हैं, इनके पास एक्स्ट्रा में क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। इनका काम फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म और ग्लूकोनियोजेनेसिस में होता है, और मेनली सिर्फ जर्मिनेटिंग सीड्स में होते हैं और प्लांट्स में होते हैं। जबकि पेरोक्सिसोम एनिमल ऑर्गेनल है, एनिमल में पाए जाते हैं, कुछ प्लांट्स में भी पाए जाते हैं बट वो एनिमल ऑर्गेनल है, और ग्लाइकोसिसोम जो हैं ओनली प्लांट एनिमल है, ठीक है। इसके अलावा यीस्ट वगैरह में भी मिलते हैं, और प्लांट में भी जर्मिनेटिंग सीड्स में मौजूद होते हैं। अब चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ कि स्ट्रक्चर कैसा होता है ग्लाइकोसिसोम्स का। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, मैंने बता दिया कि मॉर्फोलॉजिकली तकरीबन पेरोक्सिसोम्स से ही मिलते जुलते होते हैं ग्लाइकोसिसोम्स। इनके पास भी वही सिंगल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। इनका जो मैट्रिक्स होता है वो ग्रैन्युलर होता है, फाइनली ग्रैन्युलर होता है। अब जो डिफरेंस हम इनके स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं वो ये होता है कि इनका जो क्रिस्टलाइन कोर होता है, क्रिस्टलाइन कोर जहाँ पे इनके एंजाइम्स मौजूद होते हैं। हमने पढ़ा था, कोई हमने रॉड्स नहीं पढ़ी थी पेरोक्सिसोम्स के क्रिस्टलाइन कोर के अंदर। इनके क्रिस्टलाइन कोर के अंदर क्या होता है कि डेंस रॉड्स मौजूद होती हैं तकरीबन 6 माइक्रोमीटर डायमीटर के अंदर, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया पेरोक्सिसोम्स के साथ। अब है कि ग्लाइकोसिसोम्स जो हैं वो मतलब मैंने आप लोगों को बताया कि जर्मिनेटिंग सीड्स में होते हैं। तो इसका मतलब कि जब सीड जर्मिनेशन को स्टार्ट हुए कुछ दिन होते हैं तब ग्लाइकोसिसोम्स जो हैं वो अपीयर होना स्टार्ट होते हैं प्लांट सेल के अंदर, ठीक है। क्यों और
मतलब अपेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं और फिर क्या करते हैं वो साथ में एसोसिएशन अपनी बनाते हैं, अपना जो है एक लिंक बनाना स्टार्ट करते हैं लिपिड बॉडीज़ के साथ, क्योंकि इनका काम ही क्या है, लिपिड मेटाबॉलिज्म। जो भी स्टोर्ड लिपिड होती है सीड्स के अंदर मौजूद, उनकी क्या करता है ये मेटाबॉलिज्म करता है। तो ग्लाइक्सिसोम्स जो हैं जस्ट लाइक दिस, ये एक सेल का जो है इमेज दिखाया हुआ है थ्रू माइक्रोस्कोप। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये कुछ हमें माइटोकॉन्ड्रिया भी साथ में आ जाते हैं, क्योंकि पहले देखें फैटी एसिड की मेटाबॉलिज्म होनी है, तो अब फैट्स कहाँ से आएंगी, ये क्या होगा, अपेयर होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता एसोसिएशन करना स्टार्ट कर देगा, लिंक बनाना स्टार्ट करेगा लिपिड बॉडीज़ के साथ। ठीक है, फिर फैटी एसिड की मेटाबॉलिज्म होगी, बीटा ऑक्सीडेशन होगी और फिर ग्लाइक्सिलेट साइकिल चलेगा। फिर जो ग्लाइक्सिलेट साइकिल की जो एंड प्रोडक्ट होती है वो जाके कहाँ पे ट्रांसफ़र होनी है, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि वो आगे जो फर्दर प्रोसेस होना है, जो कार्बोहाइड्रेट्स की प्रोडक्शन होनी है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। ठीक है, तो अब मतलब इनकी जो अपीयरेंस है वो भी किससे लिंक कर जाती है कि जब फैट्स को कन्वर्ट करना होता है कार्बोहाइड्रेट के अंदर। ठीक है, तो जब ये प्रोसेस हो जाता है कि फ़ैट जो है कन्वर्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट के अंदर, तो इनकी अपीयरेंस जो होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, मतलब ये डिसअपेयर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई स्ट्रक्चर की। अब चलते हैं फंक्शंस की तरफ। तो फंक्शंस क्या क्या होते हैं, जस्ट लाइक पेरोक्सिसोम्स, ये भी वैरायटी ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ मेटाबॉलिज्म में काम करते हैं प्लांट सेल्स में। ठीक है, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें, इस मैकेनिज़्म को अगर थोड़ा सा समझें, हमने बस एक बात कह दी कि लिपिड जो है मॉलिक्यूल्स वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट के अंदर। अब वो डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होते हैं, उसको पूरे एक प्रोसेस के साथ गुजरना पड़ता है, बहुत सारे रिएक्शंस के साथ गुजरना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है कि जर्मिनेशन हो रही होती है ऑयली सीड्स की, फैटी सीड्स की, लिपिड स्टोरिंग सीड्स की। तो उसमें क्या होता है कि स्टोर्ड जो लिपिड मॉलिक्यूल मैंने बताया उनके साथ वो एसोसिएट हो जाते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको हाइड्रोलाइज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। हाइड्रोलाइज़ मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर किसी भी चीज़ की ब्रेकडाउन होना, उसको कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो लिपिड के मॉलिक्यूल्स की क्या करेगा, हाइड्रोलाइज़ करना स्टार्ट करेगा एक एंजाइम की मौजूदगी में, जिसको हम लाइपेज कह सकते हैं या ग्लाइसरॉल ईस्टर हाइड्रोलेज भी कहा जाता है। क्या हो रहा है कि लिपिड मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोलाइज़ किया जा रहा है, ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ एन एंजाइम विच इज़ लाइपेज, और फिर उसको कन्वर्ट किया जाता है ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड्स के अंदर। ठीक है, अगर लिपिड्स जो हैं वो फॉस्फोलिपिड के टाइप के हैं, तो फॉस्फोलिपिड के लिए क्या होगा, सिर्फ एक चेंजिंग आएगी कि एंजाइम चेंज हो जाएगा, एंजाइम होगा फोस्फोलाइपेज, बाकी वही हाइड्रोलाइज़ किया जाएगा। ठीक है, फॉस्फोलिपिड को अंडर द एक्शन ऑफ फोस्फोलाइपेज, और कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड्स में। अब क्या होगा कि जो फैटी एसिड्स रिलीज़ हुए हैं हाइड्रोलाइजेशन की वजह से, जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स की आई हैं, वो फर्दर एक और प्रोसेस के थ्रू गुजरेंगी। ठीक है, उस प्रोसेस को नाम दिया गया है बीटा ऑक्सीडेशन का। ठीक है, इसमें क्या होगा कि हर साइकिल के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता 2 कार्बन फ्रेगमेंट जो है वो रिमूव होता जाएगा। मतलब कि एक साइकिल जैसे स्टार्ट हुआ, फैटी एसिड जो है स्टार्ट हुआ हाइड्रोलाइज होना, ऑक्सीडाइज होना, होते 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 हमारी एंड प्रोडक्ट हमें जो बीटा ऑक्सीडेशन में मिलती है वो है एसिटाइल CoA। ठीक है, जब एसिटाइल CoA बन गया तो प्लस में एक और फैटी एसिड बन गया। बार बार ये साइकिल कंटिन्यूसली चलता रहेगा और हर स्टेप बाय स्टेप सक्सेसिव रिमूवल होती जाएगी 2 कार्बन फ्रेगमेंट्स की। ठीक है, इस प्रोसेस को बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं। अच्छा, बीटा ऑक्सीडेशन हमने पेरोक्सिसोम्स में भी पढ़ी थी, लेकिन क्या हो रहा था कि एनिमल सेल्स में बीटा ऑक्सीडेशन होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जबकि प्लांट सीड्स के अंदर, सीड्स की बात अगर हम करते हैं, प्लांट सीड्स के अंदर बीटा ऑक्सीडेशन ग्लाइक्सिसोम्स में होती है। अदरवाइज़ अगर प्लांट सेल्स में वैसे नॉर्मली बात की जाए तो बीटा ऑक्सीडेशन ग्लाइक्सिसोम्स और प्लस में माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होती है। ठीक है, और ये तो मैंने बता दिया कि एनिमल सेल्स में जो है बीटा ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, नॉट इन द पेरोक्सिसोम्स, और ग्लाइक्सिसोम्स तो वहाँ पे मौजूद होते ही नहीं हैं। अब चलते हैं कि बीटा ऑक्सीडेशन की तरफ, कि बीटा ऑक्सीडेशन में क्या होता है, थोड़ा सा अगर हम प्रोसेस देखें। ठीक है, हम थ्योरेटिकल वे को हटाकर डायरेक्टली चेन देखते हैं बीटा ऑक्सीडेशन की। हमने बात की कि क्या हुआ कि जो लिपिड स्टोर हुआ है उसकी हाइड्रोलाइजेशन हो गई। ठीक है,
एक एंजाइम के थ्रू, लाइपेज के थ्रू, और वो कन्वर्ट हो गया लिपिड किस में, ग्लाइसिरोल और फैटी एसिड के अंदर। अब आगे क्या होगा, फैटी एसिड की होगी बीटा ऑक्सीडेशन, जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड के बने वो कैसे होगी। सबसे पहले स्टेप के अंदर क्या होता है कि फैटी एसिड को जो है एक्टिवेट करवाया जाएगा, ठीक है, थ्रू एंजाइम्स, फैटी एसिड थियोकाइनेज प्लस में CoA, ठीक है, इसके थ्रू एक्टिवेट करवाया जाएगा लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स को और कन्वर्ट किया जाएगा फैटी असाइल CoA के अंदर। देन फैटी असाइल CoA को की ऑक्सीडेशन होगी, उसको ऑक्सीडाइज किया जाएगा किसके थ्रू, एक एंजाइम जिसने लिंक किया हुआ है FAD के मॉलिक्यूल्स के साथ। कौन सा एंजाइम, फैटी असाइल CoA डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है, उसने FAD के साथ लिंक किया है और इस एंजाइम की मौजूदगी के अंदर फैटी असाइल CoA ऑक्सीडाइज होगा और कन्वर्ट हो जाएगा ट्रांस टू इनॉयल CoA के अंदर, ठीक है। फिर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर कि ट्रांस टू इनॉयल CoA उसकी हाइड्रेशन होगी, कौन से एंजाइम की मौजूदगी में, इनॉयल हाइड्रेटेज के अंदर, इनॉयल हाइड्रेटेज के अंदर। उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा L3 हाइड्रोक्सिल CoA के अंदर, ठीक है। फिर L3 हाइड्रोक्सिल CoA है वो फर्दर ऑक्सीडाइज होगा कौन से एंजाइम की मौजूदगी में, L3 हाइड्रोक्सीअसाइल CoA डिहाइड्रोजनेज, जिसने लिंक किया हुआ होगा NAD के साथ। देन कन्वर्ट हो जाएगा 3 कीटो असाइल CoA के अंदर। उसके बाद क्या होना है, अब यहाँ पे हमारा जो हमें प्रोडक्ट चाहिए यहाँ पे हमें मिलेगी कि लास्ट स्टेप में 3 कीटो असाइल CoA है वो 2 कार्बन फ्रेगमेंट रिलीज़ कर देगा, यानी 2 कार्बन का फ्रेगमेंट जो है वो रिलीज़ करेगा और वो हमें क्या मिलेगा, एसिटाइल CoA, ठीक है। कैसे मिलेगा, एक एंजाइम की मौजूदगी में अंडर द एक्शन ऑफ एन एंजाइम, थियोलेज कह लें या बीटा कीटो थियोलेज कह लें, ठीक है, और प्लस में हमें मिल जाएगा फैटी असाइल CoA। अब यहाँ पे जो फैटी असाइल CoA मिल रहा है वो हमारे ओरिजिनल फैटी असाइल CoA से जो है थोड़ा सा चेंज होगा, क्यों, क्योंकि उसमें से ओरिजिनल वाले में से 2 कार्बन फ्रेगमेंट जो है वो अलग हो चुका है, ठीक है, 2 कार्बन का फ्रेगमेंट कम हो गया इसमें से। अब दोबारा से यही चेन बार बार रिसाइकल होते रहेगी, ये चेन कंटिन्यूसली चलता रहेगा जब तक हमें एंड प्रोडक्ट लास्ट वाला 2 कार्बन फ्रेगमेंट नहीं मिल जाता, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस रहेगा। क्या हो रहा है, फैटी एसिड कन्वर्ट हो रहा है फैटी असाइल CoA के अंदर, देन ट्रांस टू इनॉयल CoA, L3 हाइड्रोक्सिल CoA, 3 कीटो असाइल CoA, देन हमें हमारी 2 कार्बन फ्रेगमेंट एसिटाइल CoA मिल रहा है। और फैटी असाइल CoA अगर आता है तो वो दोबारा से रिएक्शन के थ्रू जो है, सीरीज़ ऑफ रिएक्शंस के थ्रू जो है गुजरेगा, पास आउट होगा। देन हमें कब तक ये रिएक्शन चलता रहेगा, जब तक एसिटाइल CoA लास्ट 2 कार्बन फ्रेगमेंट हमें नहीं मिलता, ठीक है। अब प्लांट सेल्स के अंदर एसिटाइल CoA क्या हो गई, हमारी प्रोडक्ट हो जाती है बीटा ऑक्सीडेशन की, ठीक है। अब ये क्या होगा, नॉर्मली एनिमल सेल के अंदर क्या होता है कि जो बीटा ऑक्सीडेशन की प्रोडक्ट हमें मिलती है वो फिर आगे किस में जाती है, क्रैब्स साइकिल के थ्रू जो है आगे उसकी प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, उसमें अलग एंजाइम्स होते हैं। लेकिन प्लांट सेल्स के अंदर क्या होता है कि एसिटाइल CoA जो है बीटा ऑक्सीडेशन की प्रोडक्ट है वो क्रैब साइकिल में नहीं जाएगी, क्योंकि दूसरे एंजाइम्स यूज़ होते हैं और वो जाएगी ग्लाइकोसिलेट साइकिल के अंदर ताकि वो कन्वर्ट हो सके सक्सीनेट के अंदर। एसिटाइल CoA प्लांट सेल के अंदर जब सक्सीनेट में कन्वर्ट होता है तो वो एक साइकिल से गुजरता है ग्लाइकोसिलेट साइकिल, जबकि एनिमल सेल के अंदर एसिटाइल CoA को क्रेब्स साइकिल के थ्रू पास आउट होना होता है सक्सीनेट में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है। क्योंकि एंजाइम्स डिफरेंट होते हैं और ये जो प्रोसेस होता है ग्लाइक्सिजोम्स के अंदर होता है, बीटा ऑक्सीडेशन भी, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म भी और ग्लाइकोसिलेट साइकिल भी। अब बात कर लेते हैं ग्लाइकोसिलेट साइकिल की। हमने पहले कर ली, लिपिड्स को फैटी एसिड में कन्वर्ट किया, देन फैटी एसिड को थ्रू बीटा ऑक्सीडेशन एसिटाइल CoA के अंदर कन्वर्ट किया। अब एसिटाइल CoA को कन्वर्ट करेंगे सक्सीनेट के अंदर थ्रू अनदर साइकिल विच इज़ ग्लाइकोसिलेट साइकिल, ठीक है। अब ग्लाइकोसिलेट साइकिल या ग्लाइकोसिलेट पाथवे ये ग्लाइक्सिजोम्स के अंदर ही हो रहा है, ठीक है। अब क्या होगा इसमें कि इसके अंदर जो है डिफरेंट रिएक्शंस होंगे, वही तकरीबन सेम रिएक्शंस होते हैं जो क्रेब्स साइकिल के अंदर होते हैं, जिसमें क्या होता है कि सिट्रेट बनता है। कैसे बनता है, एसिटाइल CoA जो हमें प्रोडक्ट मिली है बीटा ऑक्सीडेशन की, ठीक है, वो और प्लस में ऑक्जेलो एसीटेट। अब ऑक्जेलो एसीटेट कहाँ से आया है वो मैं बताती हूँ बाद में, ये हमें पॉइंट जहन में रखना है कि ऑक्जेलो एसीटेट कहाँ से आया, ठीक है। लेकिन
फ़िलहाल यहाँ पे देखें कि एसिटाइल CoA और ऑक्जेलो एसीटेट दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, सिट्रेट। ठीक है, सिट्रेट बनाएंगे एक एंजाइम की मौजूदगी में जिसका नाम है सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम। ठीक है, फिर सिट्रेट जो है वो सब्सिक्वेंटली कन्वर्ट होगा आइसोसिट्रेट के अंदर बाय एन एंजाइम एक्वानिटेज एंजाइम। ठीक है, फिर साइकिल जो है ऐसे एंजाइमेटिक कन्वर्जन्स होंगी आइसोसिट्रेट की ग्लाइक्सिलेट के अंदर और सक्सिनेट के अंदर आइसोसिट्रेटेज एंजाइम की मौजूदगी में। क्या हो रहा है, पहले एसिटाइल CoA प्लस में ऑक्जेलो एसीटेट मिलके सिट्रेट बनाएंगे, देन सिट्रेट कन्वर्ट होगा आइसोसिट्रेट के अंदर और आइसोसिट्रेट जो है वो बनाएगा ग्लाइक्सिलेट प्लस में सक्सिनेट। ठीक है, ये एंजाइम आइसोसिट्रेटेज की मौजूदगी में। सेकंड स्टेप के अंदर क्या हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अब बात है कि जो ऑक्जेलो एसीटेट कैसे बनता है। ठीक है, वो इस तरीके से बनता है कि जो ग्लाइक्सिलेट होता है और एक और मॉलिक्यूल, यहाँ पे हमें पता लग गया कि ग्लाइक्सिलेट मिला। ठीक है, ग्लाइक्सिलेट और एक और जो मोल एसिटाइल CoA का ग्लाइक्सिसोम के अंदर मौजूद होता है जो हमने बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू हासिल किया, वो उसका एक और मोल प्लस में ग्लाइक्सिलेट, ये दोनों जब मिलेंगे मेलेट सिंथेटेज एंजाइम की मौजूदगी में तो वो बनाएंगे मेलेट का एक मोल। ठीक है, इस तरीके से मेलेट बनेगा। देन मेलेट जो है वो कन्वर्ट होगा ऑक्जेलो एसीटेट के अंदर बाय एन एंजाइम मेलेट डिहाइड्रोजनेज, यानी कि मेलेट के ऊपर एक एंजाइम जो है वो वर्क करेगा मेलेट डिहाइड्रोजनेज, उसके थ्रू वो कन्वर्ट होगा ऑक्जेलो एसीटेट के अंदर। तो ये सारे जो रिएक्शंस हैं आपस में लिंक करते हैं। ठीक है, और इस तरीके से ये साइकिल जो है कंप्लीट होगा। मतलब अगर हम ओवरऑल रिएक्शन देखते हैं, ओवरऑल साइकिल देखते हैं ग्लाइक्सिलेट साइकिल का, तो उसका कुछ इस तरीके से बनता है हमें एंड कि 2 एसिटाइल CoA यूज़ हो रहे हैं, एक यहाँ पे जो सिट्रेट को जो ऑक्जेलो एसीटेट के साथ मिलकर सिट्रेट बना रहा है, एक तो यहाँ पे यूज़ हो रहा है, दूसरा एक और एसिटाइल CoA यूज़ हो रहा है मिलेट बनाने के अंदर ताकि वो ऑक्जेलो एसीटेट बन सके। ठीक है, तो टोटल हो गए 2 एसिटाइल CoA प्लस में हमारे पास NAD यूज़ होगा और हमें इन द एंड प्रोडक्ट मिलेगी सक्सिनेट प्लस में NADH और प्लस में हाइड्रोजन आयन रिलीज़ हो जाएंगे। ठीक है, सक्सिनेट हमारे एंड प्रोडक्ट होती है ग्लाइक्सिसोमल मेटाबॉलिज्म की, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म की, यानी कि इस ऑर्गेनल के अंदर बस इतना ही फंक्शन होता है कि फैटी एसिड कन्वर्ट हो गया। ठीक है, फैटी एसिड की कन्वर्जन हो गई, बीटा ऑक्सीडेशन हो गया, ग्लाइक्सिलेट साइकिल हो गया, सक्सिनेट हमें मिल गया। बस इस ऑर्गेनल के अंदर जितने एंजाइम्स थे उन्होंने अपने अपने फंक्शंस परफॉर्म कर दिए। अब लेटर ऑन इस सक्सिनेट के साथ क्या होना है, ये सक्सिनेट जो है चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर इसकी फर्दर और प्रोसेसिंग होगी। ठीक है, एंजाइम्स की मौजूदगी में, जो एंजाइम्स ग्लाइक्सिसोम में मौजूद नहीं हैं। फिर ये जो सक्सिनेट है ऐसा कन्वर्ट होगा ऑक्जेलो एसीटेट, देन ऑक्जेलो एसीटेट से फॉस्फोइनोल पायरुवेट और फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट होगा मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और स्टार्च वगैरह के अंदर, और फिर वो जो है सीड के अंदर रिलीज़ हो जाएगा और यंग प्लांट के लिए ग्रोथ में हेल्प आउट होगा। तो ये सारे फंक्शंस थे ग्लाइक्सिसोम्स के। हमने जो मेन था ऑर्गेनल पे फोकस करना था, तो ज़्यादा डिटेल में जो है नहीं मैंने पढ़ाया है इतना ज़्यादा साइकिल्स वगैरह फंक्शंस वगैरह, बट इतना भी बहुत क्लियर है मतलब बात को समझने के लिए, क्योंकि अगर हम एनिमल स्टडी करने वाले हैं तो उसके अंदर प्लांट के लिए इतना बहुत है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। और ग्लाइक्सिसोम्स भी यहाँ पे एंड होता है। इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है वो माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर होगी। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस वगैरह होते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करते जाएँ अपने दूसरे लोग फ्रेंड्स वगैरह के साथ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।